मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे तमिलनाडु के राजनीति की। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के युवा तुर्क एंग्री यंग मैन के अन्नामलाई की। आपको शायद पता है के अन्नामलाई पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अभी 10 दिन पहले तक के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उससे पहले वो एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में ही नहीं बल्कि एक कह सकते हैं ईमानदार और बहादुर आईपीएस ऑफिसर के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं तमिलनाडु और कर्नाटका के इलाकों में। उतना ही नहीं बल्कि के अन्नामलाई की यह भी एक उनकी पहचान है। उनके बारे में कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जो प्रतिबद्धता के कारण अन्नामलाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही कुछ ही दिनों के अंदर अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया तमिलनाडु में। उस समय में क्या था, भारतीय जनता पार्टी अन्नामलाई जब प्रदेश अध्यक्ष बने उस दौर में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एआईएडीएमके के साथ मतलब अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ हुआ करता था तमिलनाडु में। लेकिन जिस प्रकार से अन्नामलाई न केवल भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद न केवल वो स्टालिन के खिलाफ मुखर थे, न केवल वो द्रमुक के खिलाफ मुखर थे, बल्कि उनकी मुखरता हर उस भ्रष्टाचार के खिलाफ था, हर उस मतलब आरोपित व्यक्ति के खिलाफ था जिसके ऊपर भ्रष्टाचार और राजनीतिक ईमानदारी नहीं बरतने का आरोप था। इसी कारण से आप देखेंगे तमिलनाडु में एआईएडीएमके के वर्तमान में सबसे मजबूत नेता कह सकते हैं आप पलानी स्वामी उससे नाराज रहा करते थे। अंतोगत्वा के अन्नामलाई के मुद्दे पर ही पिछले बार आप देखेंगे कि कुछ 2 वर्ष पहले एआईएडीएमके ने अपना संबंध एनडीए से तोड़ लिया, बीजेपी से अलग हो गई। अब परिणाम सामने है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके अलग अलग लड़ी। बीजेपी को नुकसान हुआ, सही बात है। अन्नामलाई भी कुछ वोटों से चुनाव हार गए, चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन एक तरफ के अन्नामलाई ने स्टालिन के नाक में दम कर दिया। उनको प्रतिदिन सड़क पे पदयात्रा के द्वारा स्टालिन को घेरते रहे। साथ ही साथ के अन्नामलाई आप कह सकते हैं कि एआईएडीएमके के कई नेताओं को भी भ्रष्टाचार के आरोप में एक तरह से आरोपित करते रहे और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे परवान चढ़ती गई। लेकिन विगत दिनों ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रमुक दोनों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि हम दोनों अलग अलग लड़कर, क्योंकि आपको पता है अगले वर्ष 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है तमिलनाडु में। उसी तमिलनाडु में तो फिर एआईएडीएम को और बीजेपी को भी लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग अलग अलग लड़कर स्टालिन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक बात तय है कि अन्नामलाई ने जितना नाक में दम किया उसका परिणाम ही देखिए आप कि स्टालिन आग बबूला होकर कई ऐसे विवादास्पद मुद्दों को तमिलनाडु की राजनीति में राजनीतिक पॉलिटिकल नैरेटिव में शामिल करना चाहते हैं जो कि वहां पर प्रासंगिक नहीं है, तत्काल प्रासंगिक नहीं है। जैसे त्रिभाषा फार्मूला वो हिंदी को ले आए बीच में। चूंकि आज ऐसी कोई परिस्थिति या कोई ऐसा माहौल बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने कभी नहीं कहा कि नहीं हमें तमिल से कोई समस्या है। ठीक है, बीजेपी ने केवल ये कहा कि त्रिभाषा फार्मूला हमारे संविधान में है, उसके अनुसार ही वह हर जगह इस बात की स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन स्टालिन कई आरोप है, कई भ्रष्टाचार के आरोप है। इस कारण से उन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए स्टालिन और स्टालिन की पार्टी के कई नेता आपने देखा कि सनातन को बिच्छू कहना, कई हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी कई नैरेटिव को तैयार करना वहां पर एक तरह से कई उतना ही नहीं बल्कि डिलिमिटेशन के मुद्दे पर भी, ठीक है, ये जो परिसीमन होना है संसदीय सीटों का, उस पर भी एक तरह से
एक अलग नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कि दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा, हिंदी का वर्चस्व बढ़ेगा, इस तरह से एंटी नेशनल कह सकते हैं आप नैरेटिव तैयार करने का प्रयास स्टालिन की पार्टी के द्वारा किया जा रहा था। इस बात की चिंता केंद्र सरकार को थी, विशेष रूप से अमित शाह गृह मंत्री को झेलना पड़ रहा है, इन सब परिस्थितियों से बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई हम तमिल के प्रभाव को घटा नहीं रहे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में जाकर ये बात स्पष्ट रूप से कहा, चुनौती दिया स्टालिन को कि आप तमिलनाडु में तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कराइए स्टालिन। तो अपना पक्ष तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रख ही रहे, केंद्र सरकार के कई मंत्री हैं, पीयूष गोयल के साथ कई बार बयानबाजियां हुई है स्टालिन की, ठीक है, चूंकि पीयूष गोयल जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी है, तो इसीलिए कई बार बयानबाजियां हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन जो वास्तविक परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्ना डीएमके भी, दोनों में से कोई भी पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि अकेले दम पर डीएमके का मुकाबला कर सके। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके के प्रभाव में बहुत ज्यादा कमी आई है। एआईएडीएमके के साथ सकारात्मक वोट कम है, अब नकारात्मक ज्यादा है। नकारात्मक मतलब जो लोग स्टालिन के विरोधी है, डीएमके के विरोधी है, वो लोग चाहते हुए भी न चाहते हुए भी एआईएडीएमके के साथ है। मतलब जो जयललिता के रहते हुए जो सकारात्मक वोट मिला करता था एआईएडीएमके को, वो ओ पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के नाम पर नहीं मिलता है, ठीक है, ये कारण था। और भारतीय जनता पार्टी का समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है कि अकेले दम पर वो स्टालिन का मुकाबला कर सके। हाँ, एक बात हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज से 5 वर्ष पहले तक 5% से कम वोट शेयर लेकर तमिलनाडु में राजनीति करती थी, कई बार तो 2%, 3% वोट्स बीजेपी को मिला करता था, वो अब 10% से लेकर 15% वोट शेयर की राजनीति कर रही है। एक फायदा ये है, ठीक है, तो एक लेकिन जो रिजल्ट में जो कन्वर्ट होना चाहिए उतनी ताकत न जनाधार के मामले में न संगठन के मामले में बीजेपी के पास आज नहीं है। इसीलिए बीजेपी को भी एआईएडीएमके की जरूरत थी और एआईएडीएमके को भी बीजेपी की जरूरत थी, तो दोनों ने मिलकर समझौता किया। समझौता का आधार सबसे पहले बना कि एआईएडीएमके की शर्त थी कि के अन्नामलाई को तमिलनाडु की राजनीति से बाहर किया जाए। अमित शाह ने उस मांग को माना। तमिलनाडु में के अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर वहां पर नयनार नागेंद्रन को बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वो जो नयनार नागेंद्रन है वो के अन्नामलाई के भी नजदीकी है। अन्नामलाई ने ही उनके नाम का प्रस्ताव किया और साथ ही नयनार नागेंद्रन की राजनीतिक यात्रा जो है उसकी शुरुआत एआईएडीएमके से ही हुई थी। इसीलिए एआईएडीएमके की जो नेतृत्व है उसके बीच भी एक तरह से नयनार नागेंद्रन स्वीकार्य है। अभी तक के अन्नामलाई के साथ वो उपाध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। अब दूसरी तरफ के अन्नामलाई का भारतीय जनता पार्टी उपयोग केवल तमिलनाडु में नहीं बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पर भी करना चाहती है। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब के अन्नामलाई को अमित शाह खुद अपने साथ केंद्र की राजनीति में ले जाना चाहते हैं। 2-3 चर्चा चल रही है के अन्नामलाई के लिए। सबसे पहली चर्चा तो यह है कि अब संसद के सत्र खत्म होने के बाद बहुत ही जल्द शायद इसी अप्रैल महीने में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल होना है और इस फेरबदल में भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि के अन्नामलाई को राज्यसभा का सदस्य बनाकर मंत्रिमंडल में भी शामिल करना। मंत्रिमंडल में भी शामिल करने के लिए 2-4 ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें चर्चा चल रही है। क्योंकि वो पूर्व में आईपीएस ऑफिसर भी रहे, युवा भी हैं, तो इसलिए चर्चा ऐसी है कि के अन्नामलाई को या तो गृह राज्य मंत्री अमित शाह के साथ ही गृह मंत्रालय में उनको राज्य मंत्री बनाकर लाया जाए या फिर युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय देकर उनकी जो युवा तुर्क के रूप में जो एक छवि है, ठीक है, एक करप्शन के खिलाफ
जो एक युवा नेता के रूप में जो एक क्रूसेडर की जो छवि है, उस छवि का फायदा बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में उठाना चाहती है। न केवल ऐसा करने पर के अन्नामलाई की छवि का लाभ बीजेपी को तमिलनाडु में, बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में भी मिल सकता है। इसीलिए केंद्र की राजनीति में लाकर, और दूसरा एक और चीज है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठनों का भी विस्तार होना है, उसके बाद ऐसी भी चर्चा है कि अभी जो तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, हमने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी सूर्या ने पूरे देश भर में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के संगठन का विस्तार किया, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए युवाओं को पार्टी और पार्टी के संगठन से जोड़ा, विचारधारा से को आगे बढ़ाया। उसी प्रकार की अपेक्षा नरेंद्र मोदी के अन्नामलाई से कर रहे हैं। और के अन्नामलाई, एक बात मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, के अन्नामलाई नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा प्रभावित है। नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर ही वो आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कुछ ही दिन के बाद जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो फिर वहां भी उन्होंने किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला युवा तुर्क के रूप में, एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा चुनाव में मिला। जब सही है भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित सीटें नहीं निकाल पाई, लेकिन वोट बैंक, वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी करिश्माई तरीके से अपना बढ़ाने में तमिलनाडु में कामयाब रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।